हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम कार्बोनिल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो कार्बोनिल कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो जो एल्डिहाइड होते हैं बेटा वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं क्योंकि एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप पर ये एक H एटम है। और कीटोन जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। कीटोन्स जो है बेटा वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। मैं ये कह रहा हूं नहीं होता है का मतलब नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। और एल्डिहाइड बहुत इजीली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज होकर कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब एल्डिहाइड खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सामने वाले को रिड्यूस करता है। जो मॉलिक्यूल खुद इजीली ऑक्सीडाइज होगा तो इसका मतलब वो सामने वाले को इजीली रिड्यूस कर रहा है। तो एल्डिहाइड इटसेल्फ इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। एल्डिहाइड इटसेल्फ खुद इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो किसी दूसरे को रिड्यूस कर देता है। तो इसीलिए हम एल्डिहाइड्स को रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं, जबकि कीटोन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। कीटोन खुद ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, वो ड्रास्टिक कंडीशन में और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होते हैं। तो इसीलिए एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन है वो एसिडिक KMnO4, एसिडिक K2Cr2 बेसिक KMnO4 और दो अभी हम नए रिएजेंट की बात करने वाले हैं, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन या फिर बेनेडिक्ट रिएजेंट। ये जो रिएजेंट्स हैं ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन करते हैं लेकिन कीटोन्स का ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन है उसमें टॉलेन रिएजेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो टॉलेन रिएजेंट क्या है? बेसिकली जो टॉलेंस रिएजेंट फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल नाइट्रेट सॉल्यूशन है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट इज द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है। टॉलेंट रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है। और टॉलेंट रिएजेंट का जो फॉर्मूला लिखते हैं हम वो ये होता है, टॉलेंट रिएजेंट के अंदर सिल्वर आयन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3 होता है। तो होता क्या है, AgNO3 जो है जब अमोनिकल सॉल्यूशन में जाता है, एक्वस अमोनिया में जाता है, तो ये Ag+NO3- है तो ये Ag+ आयन इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। जिन स्टूडेंट ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है ना, तो उनको मालूम है कि ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बन गया। और अगर इसका IUPAC नेम लिखूं तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा डाइअमीन सिल्वर ब्रैकेट में फर्स्ट, ठीक है, और अगर नाइट्रेट, तो ये टॉलेन रिएजेंट का IUPAC नेम हो गया बेटा। तो टॉलेन रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है जो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉरी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये है हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये केवल एल्डिहाइड ग्रुप को कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, उसके अलावा फॉर्मिक एसिड को भी करता है। तो ये एल्डिहाइड प्लस, तो ये एल्डिहाइड को तो किसमें ऑक्सीडाइज करेगा? एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करेगा कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। फॉर्मिक एसिड को भी करेगा, फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्मिक एसिड में ये आ जाएगा और ये बन जाता है फॉर्मिक एसिड में CO2+H2O। फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन क्यों हो जाएगा? क्योंकि फॉर्मिक एसिड के इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड की तरह है, देखो ये CHO की तरह है। अब जब यहां पर ऑक्सीडेशन होगा तो ये O यहां आ जाएगा और ये आ जाएगा। और मैंने आपको बार बार बता रखा है कि जब एक कार्बन पर 2 OH आते हैं, एक कार्बन पे 2 OH आते हैं तो वाटर निकलता है।
तो ये CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ और CO2 प्लस H2O बन जाता है। और फॉर्मिक एसिड का जो ऑक्सीडेशन है वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन डाला, एक कार्बन पे 2 OH आ गए, वाटर निकल गया, CO2 और H2O बन गया। लेकिन यही ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, कीटोन्स ले लूँ, अगर ये कीटोन्स है बेटा तो ऑक्सीडेशन टॉलेंट रिएजेंट नहीं कर पाता है, या इधर अदर कार्बोक्सिलिक एसिड हैं तो भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि एल्डिहाइड, तो जो टॉलेंट रिएजेंट है वो किसको ऑक्सीडाइज करेगा? टॉलेंट रिएजेंट एल्डिहाइड को, चाहे टॉलेंट रिएजेंट एरोमेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, बेंज एल्डिहाइड हो चाहे एसिड एल्डिहाइड हो, दोनों को ऑक्सीडाइज करके कोरस्पॉन्डिंग COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड को ये ऑक्सीडाइज करेगा टॉलेंट रिएजेंट और CO2 और H2O बनाएगा, और लेकिन अदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नहीं करेगा। अब इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है टॉलेंट रिएजेंट, तो टॉलेंट रिएजेंट एक लेबोरेटरी रिएजेंट है जो एल्डिहाइड और कीटोन को लैब में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज करते हैं। आप देखो, जब हम टॉलेंट रिएजेंट से इसको रिएक्शन करवाते हैं तो टॉलेंट रिएजेंट के जो सिल्वर आयन है प्लस ऑक्सीजन है, आप एरो पे लिख दो टॉलेंस रिएजेंट, बस। अब इसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, एरो पे लिखना है टॉलेंस रिएजेंट। ऑक्सीडेशन है तो नेसेंट ऑक्सीजन आएगी, सिल्वर आयन आ जाएंगे। अब यहाँ पर Ag प्लस सिल्वर, टॉलेंट रिएजेंट के जो सिल्वर आयन है वो सिल्वर में रिड्यूस हो जाएंगे और ये COOH बन जाएगा। अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो है 2Ag, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा रिडक्शन, ये हमारा हो गया रिडक्शन। तो सिल्वर आयन सिल्वर में रिड्यूस हो जाते हैं। इसका मतलब एल्डिहाइड ने सिल्वर आयन को सिल्वर में रिडक्शन किया, और ये सिल्वर आयन है किसके? टॉलेंट रिएजेंट के। तो हम ये कह सकते हैं कि टॉलेंट रिएजेंट के सिल्वर आयन को सिल्वर एटम में रिडक्शन कर रहा है कौन? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। या यूं उल्टा बोल सकते हैं कि टॉलेंट रिएजेंट ने ऑक्सीडेशन किया, टॉलेंट रिएजेंट ने ऑक्सीडेशन किया एल्डिहाइड का, किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एल्डिहाइड का खुद का ऑक्सीडेशन हुआ और सिल्वर आयन टॉलेंट का रिडक्शन हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। तो टॉलेंट रिएजेंट यहाँ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एल्डिहाइड यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरों का रिडक्शन करेगा। तो यहाँ सिल्वर आयन बनते हैं और रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है, तो ये फिर बेस से रिएक्शन करके, ये फिर रिएक्शन क्योंकि बेसिक मीडियम अमोनिया बेस है तो RCOO माइनस आयन बनते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन बनते हैं। तो ये तो टॉलेंट रिएजेंट के बारे में बात की मैंने। तो होता क्या है, इसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। तो सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है? देखो बेटा, अब यही रिएक्शन कीटोन नहीं देगा। अगर कीटोन के साथ हम सिल्वर आयन लेते हैं और इसका करते हैं तो नो रिएक्शन। तो क्या होता है, जब हमारे पास ये एल्डिहाइड है बेटा, हमारे पास इसमें ये एल्डिहाइड है, और जब इसमें एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, अब इस एल्डिहाइड के अंदर हम क्या कर रहे हैं? इस एल्डिहाइड में हम टॉलेंट रिएजेंट डाल रहे हैं, टॉलेंस रिएजेंट डाल रहे हैं। अब जब हम इस एल्डिहाइड में टॉलेंस रिएजेंट डालते हैं तो टॉलेंस रिएजेंट का जो सिल्वर आयन है, टॉलेंस रिएजेंट का जो सिल्वर आयन है वो सिल्वर एटम में कन्वर्ट हो जाता है। यानी टॉलेंस रिएजेंट का जो सिल्वर आयन है वो मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये मेटेलिक सिल्वर इस टेस्ट ट्यूब के इनर वॉल पर इस तरह से डिपॉजिट होने लग जाता है। तो ये जो आप मैंने जो रेड डिपोजिंग किया है, रेड डिपोजिशन आपको दिख रहा है, बेसिकली ये हो गया हमारा मेटेलिक सिल्वर, ये हो गया हमारा ये है मेटेलिक सिल्वर। और ये जो बन गया
ये जो रेड वाला बन गया इसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर, जो कि बिल्कुल टेस्ट ट्यूब पे नजर आता है, दिखता है, जो कि टेस्ट ट्यूब पे बिल्कुल दिखता है। यानी अगर आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें एलडीआईड डाला हुआ है। अब एलडीआईड डाल के आपने इसमें टॉलरेंस रिएजेंट डाल दिया। अब जैसे इसमें आप टॉलरेंस रिएजेंट डालोगे तो टॉलरेंस रिएजेंट का सिल्वर एटम, सिल्वर आयन एटम सिल्वर में कन्वर्ट होता जाएगा, यानी Ag+Ag में। और वो टेस्ट ट्यूब का जो इनर वॉल है, जो टेस्ट ट्यूब का जो इनर वॉल है, ठीक है ना, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है तो ये टेस्ट ट्यूब का जो अंदर का वॉल है, इस पे सिल्वर एटम यू डिपॉजिट होने लग जाते हैं, तो बिल्कुल चमकती हुई चांदी यानी सिल्वर दिखने लगता है। तो इसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर। और ये लैब में बिल्कुल आप 12th के लैब में, अभी तो 12th के लेबोरेटरी में जब ये प्रैक्टिकल करते हैं, जब हम ऑर्डिनरी के टेस्ट करते हैं, तो एलडीआईड के लेबोरेटरी के अंदर टॉलरेंस रिएजेंट पड़ा रहता है। तो आप ये खुद एक्सपेरिमेंट करोगे या जाके करना लैब के अंदर, जहां एलडीआईड पड़ा हो, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा एलडीआईड लेना, टॉलरेंस रिएजेंट बिल्कुल धीरे धीरे डालना, टेस्ट ट्यूब को थोड़ा इंक्लाइन करके, और इस तरह से टॉलरेंस रिएजेंट डालो कि वो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट ट्यूब के वॉल से धीरे धीरे उतरता हुआ, बिल्कुल स्लो टॉलरेंस रिएजेंट डालो, और 4, 5, 6 ड्रॉप, ज्यादा नहीं, टॉलरेंस रिएजेंट डाल के और फिर धीरे से ये कर लो। विद इन 2 मिनट के अंदर आपको सिल्वर डिपोजिशन नजर आने लग जाएगा, सिल्वर बनना चालू हो जाएगा। तो इस टेस्ट को हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। और ये जो सिल्वर मिरर टेस्ट है, ये सिल्वर मिरर टेस्ट एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। तो अगर हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है तो हम उसमें डीएनपी डालेंगे, तो डीएनपी ब्रेडी रिएजेंट 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो जैसे ही हम उसमें डीएनपी रिएजेंट डालते हैं तो रेडिश येलो या डार्क ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन या प्रेसिपिटेट आ जाता है। तो डीएनपी रिएजेंट हमको ये बताता है कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बोनिल ग्रुप है। अब वो एल्डिहाइड ग्रुप है कि कीटोन ग्रुप है, इसको पता करने के लिए हम टॉलेन रिएजेंट यूज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का थोड़ा सा और पार्ट अलग से लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और उसमें टॉलेन रिएजेंट डालते हैं। अगर टॉलेन रिएजेंट से सिल्वर मिरर बन रहा है तो ये कंफर्म हो गया कि ये एल्डिहाइड है, और अगर सिल्वर मिरर नहीं बन रहा है तो ये कंफर्म करता है कि ये कीटोन है। तो इस तरह से हम लैब में एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिस्टिंग्विश करते हैं। जैसे आपको आ जाएगा कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल CH3 CH2 CHO एंड प्रोपेनॉन CH3। तो ये टॉलेन रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देगा और ये टॉलेन रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। तो इस तरह से प्रोपेन एल्डिहाइड, प्रोपेनॉन, ब्यूटेन एल्डिहाइड, ब्यूटेनॉन, पेंटेनल, ठीक है, ब्यूटेन, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, जितने भी एल्डिहाइड हैं ये सारे बेंज एल्डिहाइड, ये सारे के सारे हमारे को सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे। लेकिन प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, ठीक है, एसिटोफिनॉन, जो भी जिसमें भी कीटो ग्रुप है वो कौन सा टेस्ट नहीं देगा, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। इसी तरह से हम टॉलेन रिएजेंट्स को, अगर हमारे को ये मालूम पड़ गया कि इसमें कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और हमको ये कंफर्म करना है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड तो नहीं है, तो अगर हम उस कार्बोक्सिलिक एसिड में टॉलेन रिएजेंट डाल देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर टॉलेन रिएजेंट डाल देंगे और सिल्वर मिरर नहीं बना, तो हम बोलेंगे फॉर्मिक एसिड इसमें, मतलब फॉर्मिक एसिड के अलावा दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। क्योंकि फॉर्मिक एसिड सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड है जो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। ठीक है, अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड सिल्वर मिरर टेस्ट देता है तो समझ जाओ वो मिथेनोइक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है। वो मिथेनोइक एसिड है, वो फॉर्मिक एसिड है। मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड इज अ सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच गिव्स टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। अब हमारे को नेक्स्ट आ रहा है, तो ये वाला मैं आप एक बार इसकी ऑक्सीडेशन टॉलेरेंस टेस्ट, ठीक है, तो ये आप पॉज करके आप इसको रीड कर लेना, ठीक है ना।
क्योंकि अब मैं रीड करता हूं तो बहुत क्लास लंबी हो जाती है। जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है। और फिर है ना दूसरा आता है फेलिंग सॉल्यूशन। अब टॉलेंट रिएजेंट से क्या हुआ, टॉलेंट रिएजेंट से हमको क्या मालूम पड़ गया कि ये जैसे डीएनपी लगाया तो हमको मालूम पड़ गया कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। अब डीएनपी लगाने के बाद डीएनपी से उसमें मेरे कहने का मतलब हमने डीएनपी रिएजेंट डाला और डार्क ऑरेंज कलर सॉल्यूशन बन गया या प्रेसिपिटेट आ गया, कार्बोनिल ग्रुप कंफर्म। अब कार्बोनिल ग्रुप कंफर्म होने के बाद अब हमको ये पता करना है कि वो एल्डिहाइड है कि कीटोन है। तो वापस उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का थोड़ा सैंपल लिया, टॉलेंट रिएजेंट डाल दिया, सिल्वर मिरर बन गया, कंफर्म हो गया कीटोन नहीं है, एल्डिहाइड है। अब क्वेश्चन है एल्डिहाइड कौन सा है? क्योंकि एल्डिहाइड भी दो तरह के होते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड। टॉलेंट रिएजेंट एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ भी सिल्वर मिरर टेस्ट देता है और एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ भी सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। अब हमको ये पता करना हो कि ये वाला एल्डिहाइड जो हमारे पास है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड है। तो हम फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्या होता है? बेसिकली फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है, ये फेलिंग सॉल्यूशन जो है ये बेसिकली दो डिफरेंट सॉल्यूशन का मिक्सचर है, जिसको फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी बोलते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है ब्लू कलर CuSO4 सॉल्यूशन, ब्लू कलर CuSO4 सॉल्यूशन। और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन बी जो होता है वो होता है COONA प्लस NaOH। तो ये दो डिफरेंट सॉल्यूशन होते हैं। कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन होता है जो कॉपर प्लस 2 आयंस की वजह से होता है, और इस कंपाउंड का नाम है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम रोस्ले सॉल्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, रोस्ले सॉल्ट, और ये NaOH है, कास्टिक सोडा NaOH। ठीक है, तो ये दोनों को जब मिला देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको फेलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये और ज्यादा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना? तो इट ऑक्सीडाइज ओनली, ये ध्यान रखना, इट ऑक्सीडाइज ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, यानी ये बेंज एल्डिहाइड को नहीं करेगा। पर ये क्लियर कर दूं, फॉर्मिक एसिड को भी ये ऑक्सीडाइज करता है। एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं मैं, और एडिशनल पॉइंट काफी सारे बताता हूं मैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को ही ऑक्सीडाइज करता है, एरोमेटिक को नहीं करता है। इसका ब्लू कलर होता है, वो कॉपर प्लस 2 आयन की वजह से होता है। तो जब हम फेलिंग सॉल्यूशन के साथ किसी एल्डिहाइड को हीट करते हैं, ठीक है, जब हम फेलिंग सॉल्यूशन को किसी एल्डिहाइड के साथ हीट करते हैं तो ये FS लिख दिया, FS का मतलब फेलिंग सॉल्यूशन, और यहां पर क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस 1 आयन बन जाते हैं, यानी कॉपर प्लस 1 आयन और RCOOH बनता है। और मैंने क्या कहा, बेसिक मीडियम में है, NaOH डला हुआ है, तो उस वजह से ये फिर RCOO माइनस Na प्लस कार्बोक्सिलेट आयन और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां तक रिएक्शन लिख दो तो भी टीचर्स करेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन हो चाहे टॉलेंट सॉल्यूशन हो, वो बेसिक मीडियम है ना, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं ना, वो बचे हुए बेसिक मीडियम से रिएक्शन करके कार्बोक्सिलेट आयन RCOO माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी देखो कॉपर प्लस 2 जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूपरिक आयन बोलते हैं, और ये ब्लू कलर का होता है। ये कौन से कलर का होता है बेटा, ब्लू कलर का होता है। अब ये क्यूपरिक आयन, क्यूप्रस आयन जो कि रेड कलर का होता है,
उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ फेलिंग सॉल्यूशन का, और ये ऑक्सीडेशन हुआ एल्डिहाइड का। ठीक है, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। अब हम यहां देखें बेटा कि यहां पर क्या हो जाएगा, जो हम जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के अंदर हमने जैसे ही फेलिंग सॉल्यूशन डाला तो हमारे पास टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर नजर आएगा। फिर हम इसको हीट करना पड़ता है। इसको करने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना बेटा, थोड़ा टाइम लगता है। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, बर्नर पर इसको हीट करना पड़ता है, 3-4 मिनट तक हीट करना पड़ता है प्रॉपर्ली, और कभी कभी 5 मिनट तक भी हीट करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे वो जो ब्लू कलर है वो वायलेट में कन्वर्ट होने लगता है, और फाइनली वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपसे पूछे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसमें जो ब्लू कलर वाले Copper+2 हैं वो रेड कलर वाले क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो एक इंटरमीडिएट स्टेट में बनती है जिसमें दोनों का मिक्सचर होता है, तो वो वायलेट हो जाता है। फिर धीरे धीरे Cu+2 का कंसंट्रेशन कम होता जाता है, इसका बढ़ता जाता है, तो रेड करेक्टर या रेड की डार्कनेस बढ़ती जाती है। तो ये तो देंगे, ठीक है ना, एलिफेटिक एल्डिहाइड जैसे CH3CHO, प्रोपेनल यानी मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, ये सारे नल देंगे, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देंगे। यानी अगर मैंने यहाँ AR ले लिया, जैसे बेंज एल्डिहाइड है, ठीक है, तो बेंज एल्डिहाइड हुआ और कीटोन हुआ, ये दोनों फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। तो अगर हमारे पास जो एल्डिहाइड है उसने DNP के साथ ऑरेंज कलर दिया, टॉलेंट रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट दिया, मतलब कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, और फिर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी ब्लू से रेड हुआ तो एलिफेटिक एल्डिहाइड है। और अगर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ब्लू से रेड नहीं हुआ, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ब्लू से रेड नहीं हुआ, तो वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो अगर आपको आ जाए कि बेंज एल्डिहाइड और एसिड एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड और एसिड एल्डिहाइड को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो टॉलेंट रिएजेंट से। बेंज एल्डिहाइड यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड वर्सेस एलिफेटिक एल्डिहाइड को कौन डिस्टिंग्विश करता है लैब में, फेलिंग सॉल्यूशन डिस्टिंग्विश करता है इसके अंदर। फिर देखो बेटा आगे बढ़ रहे हैं हम। अब एक और सॉल्यूशन होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेसिकली ये फेलिंग सॉल्यूशन का ही सब्स्टिट्यूट है। आपने देखा था कि फेलिंग सॉल्यूशन में क्या था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक, और उसमें था सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर इस एसिड को हम सिट्रिक एसिड बोलते हैं, जो लेमन्स में होता है। ये सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड जो लेमन फ्रूट्स में होता है, ऑरेंज में, मौसम्बी में, ठीक है। तो यहां पर है ना सोडियम सिट्रेट लिया जाता है, सोडियम सिट्रेट। रोस्टेड सॉल्ट की जगह बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में क्या होता है, सोडियम सिट्रेट होता है, और प्लस NaOH की जगह सोडियम कार्बोनेट होता है। तो ये सब्स्टिट्यूट है, यानी फेलिंग सॉल्यूशन की जगह हम इसको भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है क्योंकि सिट्रिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट इजीली अवेलेबल है। तो फेलिंग सॉल्यूशन की जगह बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में भी Copper+2 ब्लू कलर का होता है, जो रिएक्शन के बाद Copper+1 रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने क्या कहा, इसका सब्स्टिट्यूट है। अगर लैब में फेलिंग सॉल्यूशन नहीं होता है तो हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यूज करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन वाला ही इसका फंक्शन है। तो फेलिंग सॉल्यूशन को अगर मैं देखूं तो आप इसको अच्छे से रीड कर लो। फेलिंग सॉल्यूशन रिएजेंट कंप्रेस ऑफ टू सॉल्यूशन, ठीक है, ये पूरा आप रीड करो, ठीक है ना। और रोस्टेड सॉल्ट और ये सब लिखा हुआ है, और लास्ट में देखो ये भी लिखा हुआ है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रेस्पॉन्स टू दिस टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। तो ये फेलिंग सॉल्यूशन है, पॉज करके रीड करना आप इसको। अच्छा, अब क्या होता है कीटोन का ऑक्सीडेशन। तो कीटोन का जो ऑक्सीडेशन होता है वो ड्रास्टिक कंडीशन में होता है बेटा। कीटोन का जो ऑक्सीडेशन है वो ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, उसमें अल्फा कार्बन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, अल्फा। और ये इसके लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं या तो एसिडिक KMnO4 या फिर बेसिक KMnO4 या फिर एल्कलाइन KMnO4
एक ही बात है। और फिर ये एसिडिक K2Cr2 और एसिडिक CrO3, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टॉलेन और फेलिन के तो कोई बस की बात ही नहीं है कीटोन को, और इनको भी बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि ऑर्डिनरी कंडीशन पे अगर आप कीटोन में एसिडिक KMnO4 डाल दो कुछ नहीं होना, हीट करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, अल्फा कार्बन बॉन्ड होते हैं। तो सबसे पहले अल्फा कार्बन समझो, जैसे ये अल्फा बॉन्ड समझना, जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है, ये हो गया, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, मैं हाइड्रोजन नहीं लिखे मैंने, तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन, ये अल्फा और ये बीटा, ये कीटोन है। तो इसमें जो ये नियरेस्ट ये वाला और ये वाला है, तो इनको हम अल्फा बॉन्ड बोलते हैं। इन रेड, ये जो रेड बॉन्ड्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा बॉन्ड्स कहते हैं। और ये हमारे बीटा बॉन्ड्स हैं, कौन से, ये वाले, ये हमारे बीटा बॉन्ड्स हैं। तो मैंने क्या कहा, अल्फा बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो अल्फा बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब ये वाले बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो अल्फा बॉन्ड समझ गए, यानी C डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल ग्रुप से, जस्ट कार्बोनिल ग्रुप की ये जो दोनों वैलेंसी है, तो इन दोनों बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों बॉन्ड्स को हम अल्फा बॉन्ड बोलते हैं। तो सबसे पहले अल्फा बॉन्ड समझ में आना चाहिए आपको। अब हम जब इन रिएजेंट की प्रेजेंस में एसिडिक KMnO4 या बेसिक KMnO4 इनके प्रेजेंस में जब हीट करते हैं, तो पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे ये देखो, आपको इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ही याद करनी पड़ेगी, वही ज्यादा अच्छा है। अब जैसे ये ब्यूटेन, अब ध्यान देना, इसके अंदर कुछ रिएक्शन करूंगा तो अपने आप समझ में आएगा। तो ये जो अल्फा बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक होते हैं। तो अब ये वाला ब्रेक करो चाहे ये वाला करो, ये कर लिया, तो इधर कितने कार्बन हो गए, 2, इधर कितने कार्बन हो गए, मैंने क्या कहा, अल्फा बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये हुआ, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, तो 2 टुकड़े हो गए, एक में 2 कार्बन है, एक में 3 कार्बन है। अब आप क्या करो, 2 कार्बन और 3 कार्बन है, तो अब इसके अंदर 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक तो बन जाएगा CH3 CH2 COOH और दूसरा बन जाएगा CH3 COOH। दोनों एसिड बनेंगे, दोनों को एसिड, एक 3 कार्बन वाला एसिड, एक 2 कार्बन वाला एसिड। अब और एग्जांपल दे रहा हूं, देखो CH3 CH2, अब ये तो था सिमेट्रिकल कीटोन बेटा, आपने देखा था ना, मैं वापस ऊपर लिख देता हूं एक बार इसको। ये सिमेट्रिकल कीटोन है। सिमेट्रिकल कीटोन का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम है। तो एक प्रोडक्ट तो बना CH3 CH2 COOH, बेसिक KMnO4 या एसिडिक KMnO4 के प्रेजेंस में हीट करते हैं, और बेसिक KMnO4 में भी हीट करते हैं, तो बाद में एक्सिस बेस को न्यूट्रल करने के लिए एसिड डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो ये और ये दोनों सेम एल्काइल ग्रुप है, तो ये तो हो गया सिमेट्रिकल कीटोन्स। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन बेटा वापस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन्स एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। तो ये सिमेट्रिकल कीटोन्स है बेटा। अब अगर मैं एक जगह तो ले लूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3, अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर ना अब प्रॉब्लम हो गई, कुछ बच्चे अब दो प्रोडक्ट बनने लग जाएंगे। जैसे बीटा एलिमिनेशन में सेजेफ लॉ पढ़ा था ना, कि 2 प्रोडक्ट बनते हैं, तो फिर सेजेफ लॉ से हम आंसर निकालते हैं। तो यहां पर भी देखो, अब यहाँ अल्फा बॉन्ड 2 हैं, एक अल्फा बॉन्ड तो हमेशा ही 2 होंगे बेटा, लेकिन मिथाइल ग्रुप देखो, इधर है ये प्रोपाइल ग्रुप है और इधर है ये इथाइल ग्रुप है। तो अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ता हूं, ये वाला, इसको मैं अल्फा बोल देता हूं, इसको अल्फा डैश बोल देता हूं। तो जब मैं अल्फा डैश बॉन्ड तोड़ता हूं, यानी ये वाला बॉन्ड तोड़ता हूं मैं, ठीक है। अब ये वाला जब बॉन्ड तोड़ूंगा तो इधर भी 3 कार्बन, इधर भी 3 कार्बन, तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस CH3 CH2 COOH बन जाएगा, ट्वाइस CH3 CH2 COOH बन जाएगा। और अगर मैं ये वाला तोड़ता हूं, ये वाला बॉन्ड तोड़ता हूं, तो 1 2, अब ये वाला नहीं तोड़ा है, ठीक है, अब वो वाला तोड़ा है। जब ये वाला तोड़ूंगा मैं, तो क्या होगा, एक 1 2 3 4 कार्बन वाला और 2 कार्बन वाला, तो एक तो बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 CH2 COOH बन जाएगा,
और दूसरा बन जाएगा CH3COOH। CH3COOH बन जाएगा, दो बन जाएंगे बेटा ये। अब यहां पर क्या होता है, पोफाफ रूल आता है। कौन सा रूल आता है बेटा? पोफाफ। पोफाफ रूल है। एक मिनट, स्पेलिंग देख रहा हूं मैं। पोफाफ रूल, स्पेलिंग देख लेना, वैसे यही है पोफाफ रूल। तो पोफाफ रूल के अकॉर्डिंग CO ग्रुप गोज टू स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। CO ग्रुप, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो CO ग्रुप है वो छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा। तो पोफाफ रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है बेटा? पोफाफ रूल्स के अकॉर्डिंग CO ग्रुप गोज टू स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। जो CO ग्रुप है वो छोटे के साथ भेजो, जो छोटा है। तो अब बताओ, इथाइल और प्रोपाइल, ठीक है, तो इथाइल क्या है? बड़ा है, ठीक है, लार्ज एल्काइल ग्रुप है, और ये स्मॉल एल्काइल ग्रुप है। तो अब CO ग्रुप किसके साथ जाएगा? पोफाफ ने क्या कहा? अब मैंने कहा ना, हम इसकी इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। एनसीईआरटी में भी खाली एक रिएक्शन देके छोड़ दिया उसने, डिटेल में डिस्कशन नहीं किया है बेटा। इसको बोर्ड एग्जाम में आने के नेग्लिजिबल चांसेस हैं, ठीक है, यानी बहुत कम चांस है, पर हम पढ़ लेते हैं बेटा। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, सीधा है, अनसिमेट्रिकल कीटोन हो तो CO ग्रुप को किसके साथ रखो? CO ग्रुप को छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ रखो। जैसे CO ग्रुप को मैं इथाइल के साथ रखूंगा, कि ये जो CO ग्रुप है मेरा वो किसके साथ रहेगा? ये रेड वाला CO ग्रुप किसके साथ रहेगा? छोटे के साथ। छोटे के साथ CO को भेज दो, तो ये भी 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन, तो क्या बन जाएगा? ट्वाइस CH3CH2COOH। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन में हमेशा ध्यान रखना, जो छोटा वाला एल्काइल ग्रुप है CO उसके साथ भेज दो, CO उसके साथ भेज दो, ठीक है, तो CO उसके साथ रहेगा, ठीक है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, जैसे मैं ये ले लिया CH3COCH3, अब ये सिमेट्रिकल एल्काइल है, दोनों तरफ मिथाइल है, तो कोई भी तोड़ दो आप, इधर वाला तोड़ो चाहे उधर वाला तोड़ो, तो अब क्या हो जाएगा, एक तो ये 2 कार्बन का बनेगा और इधर फिर ये 1 कार्बन का बनेगा ना। तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड तो क्या होगा? CH3COOH, और 1 कार्बन का क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड है जो आगे ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो मैंने अभी भी बताया, क्योंकि इसमें ये CHO एल्डिहाइड टाइप ग्रुप भी है, और यहाँ इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, जो मैं पहले कंसेप्ट बता चुका हूं। तो एक कार्बन पे 2 OH आ जाते हैं, और 2 OH आ जाते हैं तो वाटर निकल जाता है और CO2 प्लस H2O बन जाता है। बार बार डिस्कस कर रहा हूं इसलिए फास्ट बता दिया। तो ये जो जैसे ये फॉर्मिक एसिड बना, ये फॉर्मिक एसिड इमीडिएटली फर्दर ऑक्सीडाइज होकर CO2 प्लस H2O है, क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड बना किसके अंदर? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के अंदर बना है। तो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो फॉर्मिक एसिड को फर्दर ऑक्सीडाइज CO2 में कर लेते हैं। यानी अगर मिथाइल कीटोन्स है, मिथाइल कीटोन्स, तो हमेशा CO2 बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही बनेगा। जैसे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने ये ले लिया, ब्यूटेन 2 ले लिया। अब मैंने क्या, अब इस केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें तो क्या हो जाएगा बेटा? 2CH3CH2COOH बन जाएगा, क्योंकि ये CO ग्रुप छोटे के साथ जाएगा। लेकिन ठीक है, अब लेकिन ये ध्यान रखो, बस हाँ प्रोपेनॉन वाला ही रहेगा, बाकी तो छोटे के साथ चला जाएगा। तो प्रोपेनॉन के केस में, एक सिंगल प्रोपेनॉन के केस में क्या होगा? CO ग्रुप कहीं से भी भेजो, क्या बनेगा? CH3COOH प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो अगर कोई, अच्छा इसी तरह से ये देखो बेटा, अब ये आ गया, जैसे मैं वही, अब ये एरोमेटिक है, तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में फिर ध्यान दो, मैंने कहा कुछ एग्जांपल बता रहा हूं। अब इस केस में तो ये एसिटोफिनोन है बेटा, तो हमेशा मैंने आपको बताया है कि ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक होता है, क्योंकि यहां पर ये जो रेड वाला बॉन्ड है ये एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है। तो कार्बोनिल कार्बन जब एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से ये जो रेड वाला अल्फा बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो ये होगा, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ बॉन्ड, अगर कार्बोनिल कार्बन जब डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ एरोमेटिक रिंग से, तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो इस केस में ये होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, रिंग के साथ हमेशा CO रहेगा। तो इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड CO ग्रुप ऑलवेज विद एरोमेटिक रिंग। जब एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो CO ग्रुप हमेशा किसके साथ रहेगा, CO ग्रुप हमेशा किसके साथ रहेगा, CO ग्रुप हमेशा एरोमेटिक रिंग के साथ ही रहने वाला है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग के साथ जो बॉन्ड एलिमेंट बना लेता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से। बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पर 1 कार्बन का फॉर्मिक एसिड है, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइल में। तो ध्यान रखना। जैसे ये देखो बेटा, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं समझाने के लिए। अब ये है, अब यहाँ पर ये आ गया बेटा, तो हमारे को कुछ नहीं सोचना है, ये रेड वाला जो CO ग्रुप है, अब हमको कुछ नहीं सोचना है, पोफा रूल गया बाढ़ में अब, ठीक है। अब तो हमको सीधा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, और बाकी ये बन जाएगा CH3COOH, ठीक है। तो एरोमेटिक रिंग, जब एरोमेटिक कीटोन्स है, यानी एक तरफ तो एरोमेटिक रिंग है, दूसरी तरफ एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, बॉन्ड कौन सा जाएगा, बॉन्ड यही जाएगा, बॉन्ड यही टूटेगा, ये वाला रेड बॉन्ड ही टूटेगा, ठीक है ना। इसीलिए ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें फिर यही रहेगा। लेकिन अनसिमेट्रिकल एलिफेटिक कीटोन्स है तो CO ग्रुप गोज टू स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये वाला डिस्प्ले कर रखा है मैंने, कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज्ड, तो ये आप खुद रीड कर लेना बेटा, ठीक है, पॉज करके। अब आइडोफॉर्म रिएक्शन आता है बेटा। आइडोफॉर्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं है, लेकिन फिर ये प्रैक्टिकल में काम आती है, प्रैक्टिकल में अंदर। तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल डिस्कस कर रहा हूं, तो आप परेशान मत होना, क्योंकि आइडोफॉर्म रिएक्शन तो खाली एनसीईआरटी में एक लाइन में लिख रखी है। आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आइडोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं, और हम इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। बेसिकली हेलोफॉर्म रिएक्शन जो होती है ये 3 तरह की होती है। पहले मैं क्लियर कर दूं, हेलोफॉर्म रिएक्शन 3 तरह की होती है, फ्लोरोफॉर्म नहीं होता है। एक होती है क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, दूसरी होती है ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, तीसरी होती है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, ब्रोमोफॉर्म में क्या होता है, आयोडोफॉर्म में क्या होता है, देखो। अब मैंने क्या कहा, फ्लोरोफॉर्म क्यों नहीं होती उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि F2 बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो वो अभी उसमें नहीं जाएंगे अपन, वैसे भी इतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन बता रहा हूं 3। अब इसमें हम लेते हैं NaOH प्लस Cl2, ठीक है, और जो रिएक्शन करके NaOCl में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहां लेते हैं हम NaOH प्लस Br2, जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, NaOBr में। और तीसरा ले NaOH प्लस I2, जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na। अगर आपको एग्जाम में एरो पे ये लिखा हुआ है चाहे ये लिखा हुआ है, एक ही बात है, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करके भी यही बनाएंगे। ये दोनों, ये सोडियम हाइपोक्लोरेट है, सोडियम हाइपोब्रोमेट है, सोडियम हाइपोआयोडेट है, सोडियम हाइपोआयोडेट, आगे नाम लिखे हुए हैं नेक्स्ट स्लाइड में, सोडियम हाइपोआयोडेट, सोडियम हाइपोब्रोमेट, सोडियम हाइपोक्लोरेट, ATE सफिक्स। तो ये सोडियम हाइपोक्लोरेट, सोडियम हाइपोब्रोमेट, सोडियम हाइपोआयोडेट, ठीक है। और NaOH की जगह हम कुछ बुक में अगर सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन ले रखा है तो हम ये भी ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये भी रिएक्शन करके यही बना लेता है। तो इसी तरह से ब्रोमोन में रहेगा। तो ये सबसे पहले तो मैंने बता दिया
कि हेलोफॉर्म रिएक्शन तीन तरह की, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है बेटा, वो बनता है क्लोरोफॉर्म CHCl3। ब्रोमोफॉर्म के अंदर BHBr3 और आइडोफॉर्म के अंदर CHI3। अब यहाँ आइडोफॉर्म मॉलिक्यूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आइडोफॉर्म मॉलिक्यूल क्या है, बेसिकली इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि आयोडीन बहुत ज्यादा हेवी है। आइडोफॉर्म मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है और आइडोफॉर्म येलो कलर का येलो मास है। ये जनरली येलो कलर के प्रेसिपिटेट में ब्राइट येलो कलर का बहुत अच्छा येलो कलर दिखता है। तो आइडोफॉर्म का येलो कलर दिखता है और ब्राइट येलो कलर है, और अगर ये बनेगा तो ब्राइट येलो कलर आएगा और ब्राइट मास आइडोफॉर्म का डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि आयोडीन की मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास बहुत ज्यादा होता है। एक आयोडीन एटम 127 एटॉमिक मास होता है, तो 3 × 127 प्लस कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 सब ऐड करो तो देखो आइडोफॉर्म का मास कितना बढ़ गया। तो इसके तो एकदम जैसे ये रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में या बीकर में करते हैं तो ये हैवी मास का जो आइडोफॉर्म है वो उसका मास नीचे कलेक्ट होने लग जाता है, बॉटम में येलो कलर का येलो कलर का मास सेटल होने लग जाता है। येलो कलर का मास सेटल होने लग जाता है जब ये आइडोफॉर्म बन रहा होता है, अगर बीकर के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर, और वो आइडोफॉर्म है। ठीक है, तो हम इसका यूज कैसे करते हैं? तो आइडोफॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा मैं अब इस क्लास में, वो मेरी कॉम्पिटिटिव की स्पेशल क्लासेस में है। तो इसके अंदर क्या है, और ये भी डिटेल बताने का रीजन इसलिए है कि आपको ना लेबोरेटरी में काम आएगी। एनसीईआरटी के में तो इसने खाली मैंने कहा ना एक रिएक्शन देके छोड़ रखा है, तो मैं आइडोफॉर्म रिएक्शन को स्किप भी कर सकता था पर नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो रिएक्शन है वो कौन देते हैं? सबसे पहले कौन देते हैं? रिएक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है बाद में डिस्कस करते हैं, पहले कौन देते हैं वो देख लो। तो ये रिएक्शन इस तरह, ये रिएक्शन बेसिकली ऐसे कंपाउंड और आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। कौन देते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड एंड अल्कोहल। अब कार्बोनिल कंपाउंड भी कौन से देते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स भी कौन से देते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरा है अल्कोहल, और अल्कोहल में भी ये वाले अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और ये वाले। अब देखो ये दो तरह के मॉलिक्यूल आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, नंबर 1 नंबर 2। यानी अगर इस तरह के मॉलिक्यूल हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल हैं, तो जब हम इस तरह के मॉलिक्यूल को, चलो पहले मैं एक रिएक्शन शॉर्ट में बता देता हूं। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को जब हम NaOI या फिर बोलूं मैं NaOH प्लस, लैब में तो हम NaOH प्लस I2 यूज करते हैं, तो NaOI सोडियम हाइपोआयोडेट या NaOH प्लस I2 का सॉल्यूशन डालते हैं, तो इसमें ना यहां पर अल्फा क्लीवेज होता है, मिथाइल अल्फा। ठीक है ना, तो ये क्लीवेज हुआ बेटा ये वाला। ठीक है, अब ये यहां से ये टूटा और ये जो मिथाइल, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन तो आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो येलो कलर का मास है, और बाकी बचा हुआ पोर्शन कोरोस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसीलिए ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इसके अंदर। और फिर NaOH है, तो NaOH होने की वजह से वो एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लस बाय प्रोडक्ट H2O प्लस NaI बनते हैं। मैंने रिएक्शन बैलेंस नहीं की, जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, ये रिएक्शन हमारे को कॉम्पिटिटिव पर्पस से काम आ जाएगी, ऑब्जेक्टिव पर्पस से, और प्लस लैब में हमको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए काम आती है, तो हमारा पर्पस सोल्व हो जाएगा। अच्छा, ये वाला पोर्शन किस में कन्वर्ट हो गया? ये वाला पोर्शन कोरोस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, बाकी H2O और NaI अदर बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। यहां पर भी बेटा ये वाला जो CH3 है वो यूं का यूं जैसे मैंने अभी दिखाया, ये वाला CH3 क्या हो जाएगा, ये वाला CH3 तो आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी बचा हुआ पोर्शन कितने कार्बन है, 1 कार्बन वाला COO Na में कन्वर्ट होगा, प्लस H2O प्लस NaI बन जाएगा।
तो इसमें ये रिएक्शन है बेटा, ठीक है ना। अब अगर यहाँ R है तो यहाँ RCOO Na लिख देना, यहाँ CH3 है तो यहाँ CH3COO Na आ जाएगा, यहाँ C6H5 है तो यहाँ C6H5 आ जाएगा, जो भी ग्रुप है। यहाँ H है तो HCOO Na आ जाएगा, यहाँ H है तो HCOO Na आ जाएगा, ठीक है। अब ये इस तरह के देते हैं। अब मैं वापस डिस्कस कर रहा हूं, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान देना। मैंने क्या कहा कि यहां पर ध्यान देना बेटा, CH3 जिसे पहले लिखा था वैसे लिखो, और यहां पर ये कोई ग्रुप है, और दूसरा ये, तो ये एल्कोहल देते हैं या फिर कौन देते हैं, ये या तो एल्कोहल देते हैं या कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। एल्कोहल ये वाले देंगे जिसमें ये अल्फा और ये बीटा, यानी बीटा मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, इसमें बीटा मिथाइल ग्रुप है ये एल्कोहल के केस में, तो एल्कोहल है ना बेटा। और ये कीटोन में इनको बोलते हैं मिथाइल कीटोन्स। क्या बोलते हैं हम इनको? मिथाइल कीटोन्स। पर जरूरी है मिथाइल कीटोन हो, बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, कीटोन नहीं आता है। तो एक मिनट में क्लियर कर दूं, मिथाइल कीटोन्स तो देते हैं, लेकिन अब इसकी वैल्यू देखो R भी हो सकती है और H भी हो सकती है। अगर इसकी वैल्यू H लिखोगे तो इसका मतलब CH3CHO देगा, सीधी बात है, ठीक है ना। और अगर इसकी वैल्यू R लिख दूंगा तो हम इस तरह के कीटोन्स को जिसमें कार्बोनिल ग्रुप पर जो कार्बोनिल ग्रुप है बेटा, उसके कार्बोनिल ग्रुप पर अगर एक मिथाइल जुड़ा हुआ है तो उसको मिथाइल कीटोन। अब ये R मिथाइल है तो भी मिथाइल कीटोन बोलेंगे, ये R इथाइल है तो भी मिथाइल कीटोन बोलेंगे, ये R प्रोपाइल है तो भी मिथाइल कीटोन बोलेंगे। मिथाइल कीटोन उनको कहा जाता है जिसमें कार्बोनिल कार्बन की जो 2 वैलेंसी है उसमें से एक वैलेंसी मिथाइल से सेटिस्फाइड हो, तो हम उसको मिथाइल कीटोन्स बोलते हैं। अब यहां पर क्या हुआ बेटा, ध्यान दो, या ये R भी हो सकता है और ये H भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, और ये एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है, ये कोई एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है जैसे फिनाइल, ठीक है। तो अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं पहले। ये देखो HCHO, CH3CHO, CH3CH2CHO, CH3CH2CH2CHO, CH3CO, CH3, CH3CH2CO, CH3, CH3CH2CO, CH2, CH3, CH3CO, CH2, 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 CH3, और बेंजल्डिहाइड, और ये एक और लिख देता हूं मैं, चलो यहाँ एसिटोफिनॉन और ये बेंजल्डिहाइड, नीचे सबसे नीचे बेंजल्डिहाइड लिखा हुआ है। तो ये कुछ कार्बोनिल कंपाउंड लिख दिया मैंने। अब इनमें से हमको ये पता करना है कि कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। तो जो हमारे इन कंडीशन को मैच करता हो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, जो इन कंडीशन को मैच करता हो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी मिथाइल कीटोन होगा, ठीक है। तो देखो CH3CO, तो इस एक मैंने क्या कहा, एक CH3 तो होना ही चाहिए, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब देखो ये CH3CO और यहाँ H लगा दो तो ये बन गया, तो ये देगा। मिथाइल होना बहुत जरूरी है, एक मिथाइल होना जरूरी है। अब इसमें नहीं है, देखो ये क्या है, देखो इधर तो चलो ये H तो है, अगर ये वाला H हो गया, ठीक है ना, देखो ये सर्कल तो क्या हो गया, H हो गया, ये तो मेरा ये वाला H हो गया,
तो अब मेरे को इधर क्या चाहिए था, मिथाइल, लेकिन क्या आ गया, मिथाइल चाहिए ना, मैंने CH3 लिखा है, या R थोड़ी लिखा है, इधर लिखा है R मैंने। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नहीं देगा, क्योंकि ये तो H सेटिस्फाई हो गया, लेकिन इस एक मिथाइल होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखो। वो जो मिथाइल है वो आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो अब हम क्या बोलेंगे, ये नहीं देगा। इसी तरह से माना कि ये H और H है, लेकिन इधर मिथाइल नहीं है, अगर इधर मिथाइल होता इसकी तरह तो देता, ये भी नहीं देगा। लेकिन देखो ये तो देगा, दोनों तरफ है, ठीक है, तो ये देगा। तो आप देख लो, मिथेनल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, नहीं देगा। इथेनल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, हाँ देगा, क्योंकि CO के साथ CH3 है। अब प्रोपेनल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, नहीं देगा। ब्यूटेनल देगा, नहीं देगा, सॉरी नहीं देगा, ठीक है। तो अब एल्डिहाइड में देखो बेटा, केवल एक एल्डिहाइड है, ध्यान से समझना, केवल एक सिंगल एल्डिहाइड है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, केवल एक सिंगल एल्डिहाइड है CH3CHO, केवल एक सिंगल एल्डिहाइड है CH3CHO जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड CH3CHO को छोड़कर, एक्सेप्ट CH3CHO, एक्सेप्ट एसिड एल्डिहाइड, एक्सेप्ट इथेनल, इसको छोड़कर कोई भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। SCHO आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, नहीं देगा। मिथेनल नहीं देगा, इथेनल देगा, इथेनल देगा बेटा, लेकिन फिर प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, कोई भी नल हो, इथेनल को छोड़कर आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो सिंगल अगर आ जाए कि राइट द सिंगल, राइट द एल्डिहाइड, राइट द नेम ऑफ एल्डिहाइड which give आइडोफॉर्म टेस्ट, तो उसका आंसर हो जाएगा इथेनल एसिड एल्डिहाइड CH3CHO। तो एल्डिहाइड CH3CHO को छोड़कर बाकी कोई भी एल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। कीटोन्स देंगे, कीटोन्स देंगे, लेकिन सारे कीटोन्स नहीं देंगे, मिथाइल कीटोन्स देंगे, मिथाइल कीटोन्स देंगे, तो ये देगा। अब ये देखो मिथाइल कीटोन है ना, मैंने कहा ये देखो CO के साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये देगा। अब ये देगा, नहीं देगा, क्योंकि मिथाइल कीटोन है ही नहीं। इस CO के साथ इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, तो ये नहीं देगा। अब इसका नाम क्या है, देखो 1 2 3 4 5 पेंटेन, पेन 3 ऑन, और ये क्या है 1 2 3 4 5 पेन 2 ऑन। तो कौन देगा, ये देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि ये मिथाइल कीटोन है, ये मिथाइल कीटोन है, देखो मिथाइल लग रहा है यहां पर, ठीक है। और इसी तरह से ये भी मिथाइल कीटोन है, ये देगा। तो जो भी, तो एल्डिहाइड, केवल एक एल्डिहाइड है CH3CHO, वो देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक। उसके बाद कीटोन, केवल वो कीटोन देंगे जो मिथाइल कीटोन है, यानी कीटोन के अंदर कार्बोनिल कार्बन का CO ग्रुप का एक वैलेंसी CH3 से सेटिस्फाई होना चाहिए। अब ये आ जाएगा आपके एग्जाम में, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पेन 2 ऑन एंड पेन 3 ऑन, ठीक है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट, पेन 2 ऑन और पेन 3 ऑन के बीच में डिस्टिंग्विश करना है। तो देखो दोनों DNP रिएजेंट के साथ टेस्ट देंगे, हाँ देंगे, तो डिस्टिंग्विश कैसे हुआ, ये भी ऑरेंज रेड कलर देगा, ठीक है, ये भी ऑरेंज रेड कलर देगा, ठीक है, ये भी ऑरेंज रेड कलर देगा, ये भी ऑरेंज रेड कलर देगा DNP के साथ, दोनों DNP के साथ ऑरेंज रेड टेस्ट देंगे, दोनों टोलेन के साथ नेगेटिव टेस्ट देंगे, दोनों फेलिंग के साथ नेगेटिव टेस्ट देंगे, तो डिस्टिंग्विश तो हो ही नहीं रहा है दोनों। हमको कैसे मालूम पड़े कि पेन 3 ऑन है कि पेन 2 ऑन है। आइडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देगा, ये देगा, तो जो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा वो मिथाइल कीटोन है, मतलब 2 एल्केनॉन। हमेशा ध्यान रखो, एल्केन 2 ऑन आ जाए, एल्केन 2 ऑन आ जाए, जैसे पेंटेन 2 ऑन आ जाए, वो हमेशा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा देगा देगा। अब हम एल्कोहल्स की, अच्छा इसके अलावा भी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे ये इसको बोलते हैं पायरुविक एसिड, ठीक है, तो ये भी मिथाइल कीटोन है, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ये एसिडिक एसिड आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बच्चे बिल्कुल कूद के लिखते हैं, यस सर, आहूजा सर ने बताया CO के साथ मिथाइल हो। बेटा मैंने बोला था कार्बोनिल कंपाउंड और एल्कोहल, ठीक है, मेरे लिए ऐसे मत बोला करो, ठीक है। मैंने क्या कहा, कार्बोनिल कंपाउंड प्लस एल्कोहल, ये बोला था। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनकी प्रॉपर्टी अलग हो गई, ये तो जानवरी अलग हो गया, यानी स्पीशीज ही अलग हो गई, ठीक है ना, तो इसकी प्रॉपर्टी ही अलग हो गई, ठीक है ना। मकोड़ा और कीड़ी दोनों में डिफरेंस होता है प्रॉपर्टी में, थोड़ा बहुत
दिखने में सेम हो गए तो क्या हो गए, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब आपको अगर कोई पूछे कि ये देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, नहीं देगा, ये देगा, नहीं देगा, ये देगा, एमाइड देगा, नहीं देगा, एस्टर देगा, नहीं देगा, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये है तो ये देंगे, नहीं। बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिल क्लोराइड है, ये एमाइड है, ये एस्टर है। केवल कार्बोनिल कंपाउंड्स और अल्कोहल देंगे, तो इनमें से कोई भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आप मिस्टेक मत कर देना बेटा, ठीक है। लेकिन फिर बोलोगे सर ये तो दे रहा है बेटा, इसमें सीओ ग्रुप अलग से है, ये सीओ ग्रुप अलग से है, COOH अलग है, ठीक है ना। तो ये देगा, लेकिन मैं बोलूं कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा, और आप देखो कि सर आपने तो बोला था कि कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा, तो ऊपर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाँ है ना, लेकिन साथ में अलग से कार्बोनिल ग्रुप भी तो है ना। ये कार्बोनिल कार्बोलिक एसिड है, कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो ये देगा बेटा, ये देगा, क्योंकि इसको मत ये फंक्शन और ये अच्छा, अगर आपको पूछे ये देगा क्या, नहीं देगा बेटा, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये देगा क्या, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये देगा क्या, नहीं देंगे ये सारे। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, नहीं देगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, नहीं देगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो है, लेकिन इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी है, कार्बोनिल ग्रुप या अल्कोहल ग्रुप होना जरूरी है, ठीक है ना। ये तो हो गए ये वाली बात। अब अगर हम बात करें अल्कोहल्स की, बस ये अल्कोहल वाला एग्जांपल देके छोड़ रहा हूं मैं, तो अल्कोहल में देख लें हम, अल्कोहल में आ रहा है मिथाइल अल्कोहल, ठीक, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, CH3 CH OH, CH2 CH2 CH3, CH3 CH2 CH, अब देखो इसमें, तो मैंने क्या कहा, अब इसको हटा दो, इसको हटा दो, इससे मतलब ही नहीं। अब हम इस पे आ गए हैं, ठीक है। तो देखो ये किससे मैच कर रहा है, यहां अगर मैं क्या लिख दूं, ये तो होना चाहिए CH3 CH। अब देखो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर ये होना बहुत जरूरी है, ये वाला पोर्शन ब्लू बॉक्स होना जरूरी है। देखो ब्लू बॉक्स होना जरूरी है, क्या ब्लू बॉक्स की कंडीशन जरूरी है, ठीक है, यानी ये वाली है, ठीक है। तो आप देख लो बेटा ये ब्लू बॉक्स, तो अब मैं अगर इधर H करूं तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 H। अगर मैं इस स्फीयर की जगह H लिख दूं बेटा, ये है ना बेटा CH3 CH OH, और ये मैं बोल रहा हूं ये देंगे। अब मैं इसकी जगह H लगा दूं तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH, यानी ये तो देगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं देगा, क्योंकि इसमें हम आप लगा दो H, तो सबसे पहला अगर इधर कम से कम हम H तो लगाएंगे, तो पहला अल्कोहल ये जो देगा। लेकिन फिर वापस अगर ये लगा दिया तो हमको क्या चाहिए, ब्लू बॉक्स होना चाहिए, यानी जो OH है, जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है उसको मैं अल्फा बोल रहा हूं, और बीटा मिथाइल होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए बेटा, बीटा मिथाइल। ये कौन सा मिथाइल है, ये कौन सा मिथाइल है, ये बीटा मिथाइल है। तो बीटा मिथाइल होना बहुत जरूरी है। तो ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। आप ध्यान से देखो, नहीं तो पॉज करके वापस देखना, क्लास लंबी होती जा रही है, ठीक है। और अब इसमें देख लो, ये आ गया हमारा सेटिस्फेक्शन, ये हो गया ना, ये हो गया ना हमारा। देखो ये है हमारे पास, अगर मैं यहां पर एल्काइल ग्रुप कुछ भी रखूं, लेकिन CH3 CHOH, ये रहा CH3 CHOH है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये फिर नहीं देगा, क्योंकि CH3 CHOH ऐसा किसी भी एक एंड पर ऐसा होना चाहिए, CH3 CHOH या तो लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए या राइट हैंड साइड पे होना, और ये भी नहीं देगा। तो इसका मतलब ये खाली ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो इस प्राइमरी अल्कोहल को छोड़ दो तो कोई भी प्राइमरी अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इथाइल अल्कोहल इज द सिंगल प्राइमरी अल्कोहल व्हिच गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। बाकी प्राइमरी अल्कोहल कोई भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, और टर्सरी अल्कोहल भी, कोई भी टर्सरी अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। बस क्लास खत्म हो रही है, 2 मिनट की है, ठीक है। आइडोफॉर्म, ठीक है। तो कोई भी प्राइमरी अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल
इथेनॉल को छोड़कर कोई भी प्राइमरी अल्कोहल क्या नहीं देगा? आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। यानी प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल, 1 पेंटेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। कोई भी टर्सरी अल्कोहल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहां क्या होना चाहिए? अल्फा पर एक H होना चाहिए। ये मैंने क्या कहा? ऐसा होना चाहिए, है क्या? यहां नहीं है। CH3 तो है, लेकिन अगर इस H इसको हटा के मैं यहां H कर दूं, इसको हटा के मैं यहां H कर दूं, ठीक है ना? जैसे ये वाली बात है, समझना। अगर मैं इसको हटा के, ये तो नहीं देगा, ठीक है, लेकिन इसको हटा, ये तो नहीं देगा बेटा। लेकिन मैंने क्या किया? इस एक H ले लिया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, CH3 CH OH CH3, ठीक है। ये और ये एक ही बात है। मैंने इसमें एक CH3, तो ये तो सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, और ये है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी प्रोपेन 2-ऑल देगा, ठीक है। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। मैंने क्या कहा? किसी एंड पर CH3OH ये देखना है आपको, तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब ये देख लो, ये क्या है? 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया? पेन 2-ऑल देगा। और ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5, पेन 3-ऑल नहीं देगा। तो पेंट, तो ये सारे एल्केन 2-ऑल, यानी ऐसे। ये देखो बेटा, CH3 CH OH, और यहां कोई भी एल्काइल ग्रुप हो, ठीक है, या कुछ भी हो, तो ये 1 2 और आगे लाइन जाएगी। तो इसका नाम क्या लिख रहा हूं मैं? एल्केन 2-ऑल आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, यस देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये है। तो देखो, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की। तो जो केवल बोर्ड को फोकस कर रहे हैं या उनको लगता है, तो कोई बात नहीं, आप इसको इग्नोर कर दो, आइडोफॉर्म रिएक्शन को इग्नोर कर सकते हो, पर मेरा सजेशन है मत करो, कभी कभी पेन लिया करो, ठीक है। तो अब ये आप खुद ही रीड कर लो, ठीक है ना, मिथाइल कीटोन्स और ये सब जो मैंने बताया आपको। और मैं अब आपके लिए, ये बहुत शानदार बुक का क्वेश्चन है, NCERT बुक का क्वेश्चन है, आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, रीड करो और इसको सोल्व करो। बुक का इंडेक्स क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ढंग से रीड करना बेटा, और सोल्व करके रखना। नेक्स्ट क्लास में मैं ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आप करके रखना।